मराठा किंगडम के नेक्स्ट लेक्चर में किरण पब्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यह बैटल ऑफ प्लासी के बाद में और बक्सर के पहले हुआ है। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स हुए इसके बीच में। तो 1761 याद रखिए डेट, 14 जनवरी। पानीपत का तृतीय युद्ध, थोड़ा इसकी प्रिंटिंग ख़राब है, मे बी नेक्स्ट पेज से अच्छी प्रिंटिंग मिल जाएगी। पानीपत का तृतीय युद्ध 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था और मराठा हिंद पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। रूहेला सरदार नजीबुद्दौला तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया क्योंकि ये दोनों मराठा सरदारों के हाथों हार चुके थे। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। इस फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखानों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी कर रहा था। तो इनका जो टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे वो इब्राहिम खां गर्दी, नाम याद कर लीजिए। 14 जनवरी 1761 वाले युद्ध की बात है। तो 14 जनवरी 1761 को मराठा ने आक्रमण आरंभ किया। मल्हार राव होलकर युद्ध के बीच में ही भाग निकला। कौन भागा? मल्हार राव होलकर। मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वास राव, जसवंत राव, सदाशिवराव भाऊ और तुंकोजी सिंधिया और अन्य अनगठित जो भी सेनापति थी, ये सब मारे गए। जेएन सरकार ने लिखा कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई न कोई संबंधी नहीं खोया होगा तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया। ये किसने कहा? जेएन सरकार ने, मराठाओं को लेकर के। फिर पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। मराठों की पराजय का मुख्य कारण सदाशिवराव की कूटनीतिक असफलता और अब्दाली की तुलना में उसका दुर्बल सेनापतित्व था कि उसने आर्मी को लीड नहीं कर पाया एज अ सेनापति। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद नजीबुद्दौला ने अब्दाली के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन किया। नजीबुद्दौला जो है अब्दाली का प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। ठीक। फिर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को एकमात्र मुगल वजीर इमादुल मुल्क का समर्थन प्राप्त था। तो सिर्फ इमादुल मुल्क जो मुगल वजीर थे, इनका समर्थन प्राप्त था, जबकि राजपूतों, सिखों तथा जाटों ने मराठों का साथ नहीं दिया था। तो राजपूत, सिख, ये सब जाटों ने, ये सब बैटल ऑफ पानीपत में तीसरे साथ वात नहीं दिए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के पराजय की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना नहीं की जा सकती। तो आरबी देसाई के अनुसार पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। अर्थात अब मराठा शासन नहीं करेंगे। इस युद्ध में भारतीय इतिहास का एक नया मोड़ दिया इस युद्ध ने। ठीक। माधवराव प्रथम, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार पर बालाजी की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो माधवराव इनका बेटा था। नया पेशवा केवल 17 वर्षीय अल्पवयस्क था। अतः पेशवा परिवार के सबसे बड़े जिम्मेदार सदस्य चाचा रघुनाथ राव भी उसका रीजेंट बनाया गया, किंतु उस काल में पेशवा तथा उसके चाचा के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए, जिसके कारण दोनों के बीच मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसने 1763 में निज़ाम को पराजित किया। 1771 में मैसूर के हैदर अली को पराजित किया तथा नजराना देने के लिए बाध्य किया। रूहेलों को हराकर तथा राजपूत राज्यों और जाटों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर अधिकार करके दावा किया। 1763 ईस्वी में राक्षस भुवन की संधि, तो कौन सी संधि थी? राक्षस भुवन की संधि 1763 में माधवराव प्रथम तथा निजाम के बीच हुई। तो राक्षस भुवन की जो संधि हुई 1763 याद करिए, और 64 में बक्सर का बैटल हुआ। तो बक्सर के बैटल से पहले ही राक्षस भुवन
की संधि हो गई, माधवराव राक्षस भुवन की संधि हुई। और जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो थे माधवराव तथा निज़ाम। तो निज़ाम और माधवराव मिल गए। इस संधि का मराठा इतिहास में इसलिए महत्व है क्योंकि इस संधि में मराठों तथा निज़ामों के संबंध में ठहराव आया, तो दोनों में स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, लड़े वड़े नहीं उसके बाद बहुत ज़्यादा। 1771 आगे दिखेंगे लड़े हैं कि नहीं। 1771 में मराठा सरदार, अब 71 की बात है जब बक्सर हो चुका है, मराठा सरदार महादाजी सिंधिया निर्वाचित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर पुनः स्थापित किया। अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया। ठीक है, शाह आलम को बिठाया महादाजी सिंधिया ने। 1700 फिर 1772 की बात करें तो माधवराव की अकाल क्षयरोग से मृत्यु हो गई और मराठा राज्य पुनः गहरे संकट में चला गया। इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार माधवराव पेशवाओं में सबसे महान था और यही मर गए। इतिहासकार ग्रांट डफ ने लिखा है कि पेशवा की इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के युद्ध क्षेत्र में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक थी। मतलब ये इनका मरना माधवराव का कि पानीपत के बैटल की हार से भी ज़्यादा दुखदाई है और इनके लिए हार्मफुल था। माधवराव नारायण 1774 से लेके 1795 1774 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या हो गई। इसके पश्चात बार भाई के परिषद ने उसके पुत्र माधव नारायण को पेशवा बनाया। इस परिषद में सखाराम बापू, महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे। 95 में नाना फडणवीस जी के आतंक से दुखी होकर पेशवा माधवराव नारायण ने आत्महत्या कर ली। नाना फडणवीस के अंतर्गत एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया। वास्तविक प्रशासन अब इस परिषद के हाथों में आ गया। इस परिषद में सखाराम बापू, महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस के स्थान प्रमुख है। अभी और आगे डिटेल देखिए, अच्छी पढ़ी जाएगी। 1795 में नाना फडणवीस के आतंक से दुखी पेशवा माधव नारायण आत्महत्या कर ली और माधवराव नारायण के शासनकाल में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। तो माधवराव नारायण के ही शासनकाल में पहला इंपॉर्टेंट एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। बाजीराव द्वितीय, माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद पश्चात रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। ठीक है, रघुनाथ राव का बेटे थे बाजीराव द्वितीय। तो वह एक अकुशल शासक था जिसने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी से मतभेद प्रारंभ किया। इससे मराठा बंधुत्व का गहरा धक्का लगा। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि के तहत सहायक संधि स्वीकार कर लेने से मराठा अधिकारियों में मतभेद हो गया। सिंधिया तथा भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। 1802 में बेसिन की संधि हुई। फिर 1818 में पेशवा का पद समाप्त किया गया 1818 में, और पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के 8 लाख के प्रतिवर्ष पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। तो कानपुर के निकट इनको बिठूर भेज दिया गया। उसका उत्तराधिकारी उसका दत्तक पुत्र नाना साहेब दुंदू पंत नाना साहेब बना। ठीक है, तो नाना साहेब जो थे बाद में 1857 की जंग में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व थे, बहुत बड़ा रोल था। तो दुंदू पंत इनका नाम था और ये बाजीराव द्वितीय के ही पुत्र थे। एंग्लो मराठा संघर्ष देखें। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 ईस्वी तक हुआ। एंग्लो मराठा युद्ध के प्रथम दौर का जो कारण था वो मराठों में आपसी झगड़ा तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थीं। क्लाइव के सामने कंपनी महाराष्ट्र में द्वैत शासन स्थापित करना चाहती थी। तो क्लाइव जो था वहाँ भी डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट करना चाहता था। फिर ठीक है, जैसे इसने स्टार्ट किया था वहाँ पे बंगाल में। 1775 में रघुनाथ राव तथा अंग्रेज़ों के मध्य सूरत की संधि। तो सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव में और अंग्रेज़ों के मध्य हुई। ठीक है, इस संधि से फलस्वरूप प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। सूरत की संधि 7 मार्च 1775। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए 25,000 सैनिकों की सहायता देने का वचन किया। इन सैनिकों का वेतन रघुनाथ राव को देना था। सलसद बेसिन और उसके आसपास के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों को सूरत और बड़ौज जिलों का आय का कुछ हिस्सा भी अंग्रेजों को दे दिया गया। ठीक है, तो सूरत का भी हिस्सा, बड़ौज का हिस्सा, सब दे दिया। बंगाल और कर्नाटक पर मराठा आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया कि मराठा आक्रमण बंगाल कर्नाटक में नहीं करें। पूना दरबार से अगर रघुनाथ राव कोई संधि करता है तो उसमें अंग्रेजों को भी शामिल किया जाएगा। तो कोई भी पूना दरबार से रघुनाथ राव करेगा तो उसमें संधि में अंग्रेज भी शामिल होंगे। फिर पुरंदर की संधि 1776 में।
अंग्रेजों और पूना दरबार के प्रतिनिधि नाना फडणवीस के मध्य पुरंदर की संधि हुई। नाना फडणवीस, अंग्रेजों और मराठा में प्रत्येक स्थान पर शांति रहनी चाहिए। अंग्रेजों को केवल संसद प्राप्त होगा। ठीक है। पूना दरबार रघुनाथ राव को 25,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में देगा और वह गुजरात चला जाएगा। इनको गुजरात भेजना था रघुनाथ राव को, और नाना फडणवीस से इन लोगों ने पुरंदर की संधि कर ली थी। परंतु बम्बई सरकार को पुरंदर की संधि स्वीकार न थी और रघुनाथ राव को संरक्षण प्रदान करती रही। तो पुरंदर की संधि जो है बम्बई सरकार को वो एक्सेप्ट नहीं किया और रघुनाथ राव को संरक्षण देती रही। बड़गांव वडगांव या वडगांव या बड़गांव वडगांव इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है। तो बड़गांव या वडगांव की संधि 1779 में, पुरंदर की 1770 क्या था 6, और ट्रीटी ऑफ सूरत कब थी 1773, रिकॉल कर लीजिए, ये 1775 थी सूरत की, सॉरी 1775 थी, और 1776 थी पुरंदर। यह संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी, अंग्रेजों के लिए अपमानजनक। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने समस्त विजित प्रदेश 1773 के बाद मराठों को लौटा दिए थे। वडगांव की संधि में रघोबा का पक्ष लेना बंद कर दिया तथा पुरंदर की संधि अब समाप्त कर दी गई। (1782) में हुई सलबाई की संधि अंग्रेज तथा महादाजी सिंधिया के बीच में हुआ। महादाजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच किसकी? सलबाई की संधि के इससे प्रथम एंग्लो मराठा वार युद्ध समाप्त हो गया तथा दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच सलबाई की संधि 17 मई 1782। तो पेशवा माधव राव और अंग्रेजों के बीच सलबाई की संधि 17 मई 1782 को संपन्न करवाने महादाजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। इस संधि का दूरगामी उद्देश्य था मराठों और अंग्रेजों के बीच लंबी शांति स्थापित करना। द्वितीय एंग्लो मराठा वार 1803 से 1806 इस संघर्ष का दूसरा दौर फ्रांसीसी भय से संलग्न था। 1800 में पूना में मुख्यमंत्री नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु मराठों के लिए अभिशाप बनकर आई। नाना फडणवीस से मुक्त होने के बाद बाजीराव द्वितीय ने अपना घिनौना रूप दिखाया। उसने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाने का तथा षड्यंत्र रचे। 1821 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी। तो 1801 ईस्वी में पेशवा जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण सिंधिया व पेशवा की सेना को पराजित कर, तो होलकर ने क्या किया? पूना पर आक्रमण कर दिया और सिंधिया व पेशवा की सेना को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना की गद्दी पर बैठा दिया। कुछ मैं नोट्स भी अभी प्रोवाइड करूंगा, इस पर नोट दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, वो भी अच्छा है, आप देख लेना। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बेसिन में शरण ली और 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से एक संधि, बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुई। तो इस संधि के अनुसार क्या है, बाजीराव द्वितीय ने किया था बेसिन की संधि, क्या था इसमें? पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेजी पदातियों की सेना को पूना में रखकर स्वीकार किया। फिर पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। तो सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निज़ाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया और अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए। ठीक है। मराठों ने के लिए यह संधि राष्ट्रीय अपमान के समान थी, अतः भोसले ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। भोसले ने गायकवाड़ तथा होलकर इस युद्ध में अलग रहे, तो गायकवाड़ अलग हो गए, होलकर अलग हो गए। वेलेस्ली तथा लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित करके उन्हें संधि के लिए विवश किया। कौन थे? वेलेस्ली इन्वॉल्व थे और लॉर्ड लेक। सरदेसाई के अनुसार बेसिन की संधि शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने विजय उपरांत कहा कि अब भारत हमारा है। तो सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कहा था भारत हमारा है। भोसले ने विवश होकर 1803 में अंग्रेजों के से देवगांव की संधि किसने कर ली? भोसले ने 1803 में, और 17 दिसंबर 1803 को संधि हुई है, 17 दिसंबर 1803। उसने कट्टक और वर्धा नदी के पश्चिम भाग अंग्रेजों को दे दिए। कट्टक और वर्धा नदी के पश्चिम भाग किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए।
सिंधिया ने 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि कर ली 30 दिसंबर 1803 को, 30 दिसंबर 1803 को। और ये वाली कब हुई थी? ये 17 दिसंबर। तो सुरजी अर्जन गांव वाली ट्रीटी के बाद देवगांव की संधि के बाद सुरजी अर्जन गांव की संधि आई है। 30 दिसंबर 1803 से गंगा तक यमुना के क्षेत्र कंपनी को दे दिए गए। अप्रैल 1804 में होलकर तथा कंपनी के बीच युद्ध छिड़ा। यद्यपि आरब में होलकर को कुछ सफलता मिली परंतु वो पराजित रहे। विवश होकर होलकर 1804 में अंग्रेजों से सर जॉर्ज बॉलो से राजपूत घाट की संधि की। तो राजपूत घाट की संधि 1804 में अंग्रेजों से कर ली। किसने? होलकर ने। सर जॉर्ज बॉर्लो थे इसमें, जॉर्ज बॉर्लो। तृतीय एंग्लो मराठा वार 17 से 18 में हुआ। ये अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर प्रारंभ हुआ था और हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। अतएव दोनों दल युद्ध में खिंच गए। इस सुव्यवस्थित अभियान के कारण हेस्टिंग ने नागपुर के राजा को 27 मई 1816 को, पेशवा को 13 जून 1817 को तथा सिंधिया को 5 नवंबर 1817 को अपमानजनक संधिया कराने के लिए बाध्य कर दिया। किसने? करण हेस्टिंग। ये सिर्फ हेस्टिंग ने। फिर विवश होकर पेशवा ने दासत्व का बंधन तोड़ने का एक अन्य प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बाजीराव का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया। तो बाजीराव का पूना जो था वह अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया। पहला वारेन हेस्टिंग के पीरियड में था 75 से 82, प्रथम एंग्लो मराठा वार। दूसरा हुआ था 1803 से 5, लॉर्ड वेलेस्ली थे। और जो तीसरा एंग्लो मराठा वार था 17 से 18, ही लॉर्ड हेस्टिंग थे यहाँ पे। अब देखिए कुछ संधि है। देखिए कुछ संधि है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई। जयसिंह थे और शिवाजी। पुरंदर की दो पुरंदर की संधि, पहली पुरंदर की संधि 22 जून 65। संगोल की संधि 50 में हुई, जहां बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच में हुई। और उसने सारा पावर, राजाराम जो मेन लीनियज थे छत्रपति शिवाजी के, तो उनसे पावर ले लिया बालाजी बाजीराव ने, पेशवा को पावर चली गई सारी। फिर झलकी की संधि 52 में हुई थी। बालाजी और हैदराबाद में इन लोग में फिर लड़ाई, स्टेबिलिटी आ गई 52 में। और राक्षस भुवन की संधि हुई थी 1763 में। क्या हुआ? पेशवा माधवराव और निज़ाम के। तो माधवराव और निज़ाम के बीच में राक्षस भुवन की संधि 63 में। सूरत की संधि 75 में, रघुनाथ राव अंग्रेज। और पुरंदर की संधि फिर जो दूसरी देखो, एक पुरंदर की ये वाली है 1 मार्च 1700 माधवराव नारायण एवं अंग्रेज। तो रघुनाथ राव था या माधवराव नारायण और अंग्रेज। वडगांव की संधि 79, माधवराव नारायण और अंग्रेज। फिर सलबाई की संधि में भी माधवराव थे और अंग्रेज, तो ये 82 में हुई थी। वडगांव वाली 79 में माधवराव नारायण और अंग्रेज। और सलबाई की संधि 17 मई 1782 में बहुत इंपॉर्टेंट थी ये ट्रीटी ऑफ सलबाई। ठीक है, 20 साल मिल गए अंग्रेजों को, माधव नारायण और अंग्रेज। और फिर देखते हैं बेसिन की संधि 1802 में बाजीराव और अंग्रेज के बीच थी। बाजीराव द्वितीय थे बेसिन वाले में। देवगांव की संधि हुई थी भोंसले और अंग्रेज। तो देवगांव की 17 दिसंबर 1803 में। तो यहाँ ये पहले हुई बेसिन की संधि। ऑर्डर अगर पूछ ले ऑर्डर, तो बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। भोसले और अंग्रेज में 17 दिसंबर 1803 देवगांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 सिंधिया और अंग्रेज के बीच में जो हुई सुरजी अर्जुन गांव की। और मंदसौर की संधि जो हुई होलकर के साथ 6 जनवरी 1818। तो मंदसौर वाली बहुत बाद में हुई 6 जनवरी 1818 होलकर के साथ। तो अगर संधि देखा जाए तो पहले बेसिन की संधि है, फिर देवगांव की संधि है, फिर यहाँ सुरजी अर्जुन गांव की संधि है। तो BDS हम याद कर लो। BDS डॉक्टर होता है। अब माउथ में आपको दांत है, दांत खराब है, दिखाने गए हो तो BDS M मराठा, या तो BDS डॉक्टर के पास मराठा गए, तो ये BDS M, ये ख़त्म। अब प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर चुके हैं। तो ये देखिए, में भी एक लेक्चर लगेगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।